नमस्कार, मैं निशा शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम यू नो योर नेता में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हर विधानसभा क्षेत्र में हम जाएंगे और हर विधायक से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज इसी कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है गढ़ी बांसवाड़ा के विधायक कैलाश मीणा जी। आज हम इनसे इनके विचारों के बारे में जानेंगे और इनके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। कैलाश जी, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है आपके परिचय के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका राजनीति से पहले का जो जीवन था, स्कूलिंग थी, वो कैसी रही है? ऐसा है कि हम पढ़ते थे जी। उस समय से हमारे क्या टीएसपी क्षेत्र में तो बहुत विकट परिस्थितियां रहती थी। जी। तो उस समय कुछ समस्याएं बच्चों के लिए आती थी, तो स्कूल वगैरह में हम छोटी मोटी समस्या को लेकर के हमेशा लड़ते रहते थे। जी। फिर धीरे 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 करके जब हमारा एजुकेशन हुआ, एजुकेशन के बाद में ये 81 82 की बात है। जी। तो हम लोगों ने उस समय हमारे क्या वहाँ पर ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी, लोगों को पानी की सुविधा नहीं थी, खाने के लिए रोजगार नहीं थे, कई सारी समस्या से लोग जूझ रहे थे। हम जहाँ कहीं पर भी जाते थे तो कुछ गरीब लोग, महिलाएं हैं, युवा हैं, सारे लोग हमसे बार बार ये कहते थे कि यार आप क्या करते हो, हमारे को रोजगार नहीं मिल रहा है, हमको ये मजदूरी नहीं मिल रही है, कहीं हमारा पेट कैसे भरना। तो उस समय क्या अकाल रात के काम चलते थे। तो हमने कई अधिकारियों से लड़ाई झगड़े करके नाकाबंदी कार्य शुरू करवाए और फिर लोगों के बीच में हमारा आना जाना रहा। उस दरमियान में क्या है कि हमारा माही प्रोजेक्ट बना था, उसमें फिर हम लोगों ने लड़ाइयाँ करके वहाँ पर काम शुरू हुआ। तो लोगों को रोजगार इतना बढ़िया मिला, क्योंकि नहरों की जो खुदाई हुई उसमें सबको रोजगार मिला। और उस समय फिर जनता से हमारा सीधा जुड़ाव हो गया और मैंने खुद ने भी माही प्रोजेक्ट में मैंने काम किया। और फिर मैं कॉन्ट्रैक्टर बना। कॉन्ट्रैक्टर से मेरे पास 500 700 1000 लोग, मेरे पास हर क्षेत्र के लोग काम करते थे। तो उससे मेरा एकदम इतना घनिष्ठ संबंध हो गया जो आज दिन तक मेरा जुड़ा हुआ है। और उसी का परिणाम रहा, हम धीरे 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 राजनीतिक क्षेत्र में, जैसे शुरू से मैं क्या कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्टूडेंट था। तो जैसे चुनाव वगैरह होते तो वहाँ पर क्या कि युवाओं की जरूरत रहती थी। उस समय क्या है कि कांग्रेस पार्टी का एक तरफा शासन था, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। और कोई बोलता था तो उसके साथ में कई सारी यातनाएं होती थी। मतलब ये है कि मेरे को भी 151 के अंदर 9 दिन तक जेल में डाल दिया था कांग्रेसी नेताओं ने। ऐसी परिस्थिति में कोई सामने खुल करके नहीं आता था, पर लेकिन हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी को मैं कह सकता हूँ कि हमारे गढ़ी क्षेत्र के अंदर उसका नाम तक कोई नहीं जानता था, पर हम लोगों ने मेहनत करके हर गांव गांव घर घर जा करके भारतीय जनता पार्टी की लहर को हमने बनाया। और पहली बार 1995 में जब भैरव सिंह जी के आशीर्वाद से टीएसपी क्षेत्र के अंदर राजनीतिक में आरक्षण मिला। और उस आरक्षण के माध्यम से कई एसटी एससी ओबीसी सामान्य सभी वर्ग के लोगों को लॉटरी के माध्यम से राजनीति करने का मौका मिला। और उस समय फिर कई लोगों को चुनाव भी लड़वाया हम लोगों ने। उसमें मैं भी पहली बार चुनाव लड़ा, जो पंचायत समिति सदस्य बना। और स्पष्ट बहुमत पहली बार भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार थी और हमारे गढ़ी में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। 2000 में मैं वापिस जिला परिषद का चुनाव लड़ा और वो भी मैं जीता। 2010 में भी चुनाव लड़े, वो भी हम जीते। 2015 में मैं चुनाव नहीं लड़ा, महिला सीट थी तो मेरी बेटी को चुनाव लड़ा है, उसको भी हमने जिताया। और लगातार 2008 से मैं हमेशा विधानसभा में पहुंचने के लिए हमारी जनता कार्यकर्ता की आवाज़ को लेकर के अपनी बात को संगठन के सामने रखता रहा। तो 2013 2008 और 13 में हम लोगों को मौका नहीं मिला, लेकिन 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक उम्मीदवार के रूप में पेश किया। और मेरे क्षेत्र की जनता ने एक तरफा मेरे को समर्थन दे करके मुझे जिताया। और हम आज विपक्ष में होते हुए भी हम लोगों ने कई सड़कों के काम किए, कई सारी ऐसी विकास की जो समस्याएं थी, हमने वहाँ कॉलेज खुलवाया, सड़कें बनवाई हमने। केंद्र सरकार के बजट से, पिछली बार हमारी सरकार नहीं थी तो काफ़ी सारे काम हम दिल्ली जा कर के भी हमारे गडकरी जी के माध्यम से हम सड़कों का जाल हमने बिछाया। जैसे पालोदा से मानगढ़ धाम गुजरात बॉर्डर तक हमने विश्व बैंक के सहयोग से हाईवे रोड बन गया। गढ़ी से कुशलगढ़ और मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए भी हमने स्वीकृति प्राप्त कर ली। एक सबसे जीनाइन समस्या थी गढ़ी प्रतापपुर नगर पालिका हमने बनाई, और वहाँ जाने बड़े विकल्प जाने की आज भी समस्या है।
तो वो भी हमने केंद्र से 8.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति करके बाईपास का काम शुरू करवा दिया हमने। ऐसे ही पूरे जीवन काल में मैं 95 से लगा करके जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस सरकार में मैंने काफ़ी काम किए, क्योंकि मुझे यहाँ पर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस क्षेत्र के लिए मुझे विशेष तरह से सहयोग मिलता था, और जो भी काम होता था मैं सीधे सीएम लेवल पर पहुंचा करके क्षेत्र की जनता के काम कराने का हमने पूरा प्रयास किया है। और हमने अभी जैसे मान लो हमको टीएसपी क्षेत्र की बात मानी जाए तो उसमें क्या है कि कांग्रेस सरकार ने कभी कोई ऐसा बड़ा काम उस क्षेत्र के लिए नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार जैसे केंद्र में 2014 में, और पहले जैसे अटल जी आए तो 2,500 की आबादी के गांवों को जोड़ना और पंचायत हेडक्वार्टर को डामर से जोड़ने का काम शुरू हुआ। फिर 2000 की संख्या आ गई, फिर 1500 की आ गई, 1250, फिर 1000 की, 750, और अभी 500, 250 से 500 की आबादी के राजस्व गांव उसी अटल जी की जो योजना थी वो आज भी जीवित है, और आज वो सड़कों से जुड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले समय हमारे गाँवों की जो सड़कें बाकी थी, तो राजस्थान सरकार कांग्रेस की थी, वो तो कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन हमने पूरी प्लानिंग बना के केंद्र में भेजी, और कई सारी सड़कें जो ऐतिहासिक सड़कें मैंने पिछले कार्यकाल में गढ़ी विधानसभा में हमने बनवाई। 2014 के बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आती है। आज डूंगरपुर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज हो गया, आज जो वो शुरू हो गया, वहाँ टीएसपी के डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा में हमको 2018 में हमको मिला। फिर 2014-15 के मध्य में हमको गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी जो उदयपुर में थी, तो हमारे संभाग के नेता सम्मान्य कटारिया जी हुआ करते थे, जो आज असम के राज्यपाल हैं, उनका टीएसपी क्षेत्र के प्रति इनका बहुत बड़ा लगाव था। तो ये यूनिवर्सिटी उदयपुर थी, उन्होंने उदयपुर से हटा करके उन्होंने अपनी मतलब मन से इन्होंने उसको बांसवाड़ा को सौगात दी, और आज वो यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के अंदर संचालित हो रही है, जिससे हमारे टीएसपी क्षेत्र के जो बालक बालिकाएं जो पढ़ने वाले हैं, इनको बहुत बड़ी सुविधा होगी। सारा काम उनका वहीं होने लग गया। पहले के हम लोगों को उदयपुर आना पड़ता था हर काम के लिए, अब ये सारी चीज़ें बांसवाड़ा में होने लग गई। फिर केंद्र सरकार की तरफ से हमें नर्सिंग कॉलेज भी मिल गया, जिसका निर्माण अभी बांसवाड़ा में चल रहा है। अभियांत्रिक कॉलेज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला, वो भी आज संचालित है। इस तरह से हमारे यहाँ जैसे आपको बताऊं, बहुत एक तीर्थ स्थल है, सबसे बड़ा महाकुंभ, आदिवासियों को महाकुंभ है बेणेश्वर धाम। वो यूँ मानो कि स्पेशल आदिवासियों का कुंभ ही है ये। और एक दूसरा है गोठियांबा धाम है, जो पांडवों की तपोभूमि रही है। त्रिपुरा सुंदरी जो स्थल है, और मानगढ़ धाम अपन कह सकते हैं कि 1913 में वहाँ पर सबसे बड़ी शहादत हुई थी। और उस समय क्या है कि अंग्रेजों की लड़ाई लड़ने के लिए गोविंद गुरु के नेतृत्व में, जिसको हमारा आदिवासी क्षेत्र आज भी गोविंद गुरु को गुरु मानता है, तो वो क्षेत्र पूरा हमारा जो है वहाँ पर उस समय 1913 में 1 लाख से ऊपर लोग वहाँ पर आदिवासी समुदाय एकत्रित हुआ। गुरु गोविंद के नेतृत्व में वहाँ हवन यज्ञ चल रहा था, और उस समय जो अंग्रेजों ने इनके ऊपर तोपें चलाई, और जब वो धूणी, हमारे वहाँ धूणी चलती है, तो धूणी के अंदर हवन कर रहे थे गुरु महाराज, तो उसमें इन्होंने क्या किया कि गाय का कलेजा ला करके उसमें डाल दिया, मतलब उसको अपवित्र कर दिया। और फिर उनको कहा कि तुम सब हट जाओ, तो वहाँ आदिवासी समुदाय हटा नहीं, तो उन्होंने तोपों की गोलियों से भून दिए। 1500 से 1800 लोग वहाँ पर शहीद हुए। ये आज़ादी की पहली शहादत थी, इसके पहले इतनी बड़ी शहादत कहीं नहीं हुई है। और ये चीज़ें क्या होगी, आज़ादी के बाद में कांग्रेस ने कभी इसको उजागर नहीं किया। चाहे राणा पूंजा की बात हो, चाहे कालीबाई की बात हो, नानाभाई खाट की बात हो, इन लोगों के लिए जो कांग्रेस के शासन में कभी भी ये जो शहीद लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इनके बारे में कुछ भी विचार नहीं किया। लेकिन 77 के अंदर जब भैरव सिंह जी शेखावत पहली बार विपक्ष के मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद से उन्होंने इन चीज़ों को खोजना शुरू किया कि अपने राजस्थान के अंदर कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की लड़ाई के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो उस बात को लेकर के शेखावत जी ने मानगढ़ के ऊपर पूरी पहला कदम लगाया, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल था, पीने का पानी नहीं था, तो वहाँ पर इन्होंने डामर सड़क चढ़ा दी, वहाँ पर भवन बन गए,
और धीरे धीरे जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वहाँ पर स्मारक बन गया, शहीद स्मारक भी बन गया। और पिछली सरकार वसुंधरा जी की सरकार में वहाँ बहुत बड़ा संग्रहालय बना, क्योंकि गुरु गोविंद को अंग्रेजों ने डूंगरपुर जेल में रखा, अहमदाबाद जेल में रखा, उनको शीशा पिलाया गया, बहुत सारी परेशानियां करी। और इनको तो जैसे उनको रियासत छोड़ने के कहा जाता था, जब रियासतें चलती थी तो उनको जब डूंगरपुर रियासत छोड़ दो, बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा रियासत छोड़ दो, गुजरात गए तो अहमदाबाद छोड़ दो, तो ये मानगढ़ एक ऐसी तलहटी है वहां पर कोई जा नहीं सकता था। ऐसी जगह पे उन्होंने अपनी धरती को बसाया, तो वो धीरे धीरे अंग्रेजों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर कोई साधु संत है और ये इस तरह से आदिवासियों को आज़ादी की लड़ाई के लिए एकत्रित कर रहा है। तो अगर ये गोविंद गुरु नहीं होते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा टीएसपी क्षेत्र पूरा क्रिश्चियन हो जाता। लेकिन उन्होंने सनातन धर्म को जिंदा रखने का काम गुरु गोविंद ने पूरे क्षेत्र में किया। ऐसे ही गोटियांबा धाम, वहाँ भी आदिवासियों का मेला लगता है, और वहाँ गोटियांबा में भी उसको सुंदर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। आज त्रिपुरा सुंदरी को चमकाने का काम किया। बेणेश्वर धाम को जितना भी डेवलप जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वहाँ एनीकट बना है, वहाँ 3 पुल बने, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बने। इस तरह से जो हमारा टीएसपी क्षेत्र है वो डेवलप हुआ है। और हम गढ़ी विधानसभा के लिए तो हमें बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। अभी सरकार है, केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। हम चाहते हैं कि हमारा एक मॉडल विधानसभा बने, ये मेरा लक्ष्य है और उसको हम बिल्कुल पूरा करने का काम करेंगे। आपने जो बात कही उनसे तो एक बात जो जाहिर होती है वो ये होती है कि जो आपका बचपन बीता, जो आपने लोगों की परेशानियां देखी, उनको देखकर आप राजनीति में आए हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है सर, कि आपके हर किसी का एक आइडल होता है, कि हम इस फील्ड में जाते हैं तो हर किसी का एक आइडल होता है, इंस्पिरेशन होता है। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आपके आइडल कौन है राजनीति में? नहीं, मेरे तो आइडल तो क्या है कि मेरे काफी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए थे। हमारे जैसे हमारे वहाँ पे जैसे पहले एमएलए रहे, मंत्री रहे, भवानी जी जोशी रहे, कनकमल जी खटारा जो राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, और अभी वर्तमान पिछली बार भी वो सांसद थे। ऐसे लोग, और हमारे राजनीतिक गुरु थे प्रभाकर जी जोशी जो संघ से हुआ करते थे। तो इनका क्या, मेरे पिताजी का इनका पारिवारिक संबंध था। और हमारे पिताजी, हमारे दादाजी जो थे वो अंग्रेजों के ज़माने में मुखिया हुआ करते थे, वो खुद मुखिया थे। और उस क्षेत्र की पूरी वकालत करना, अंग्रेजों के ज़माने में के लोगों को जो मदद करने का काम वो पूरा करते थे। तो शुरू से क्या है कि हमारे परिवार में राजनीति तो थी ही। तो इस बात को लेकर के जब मेरे लोगों के बीच में जब मेरे को ऐसा काम करते हुए देखा गया, तो फिर मैं एबीवीपी से जुड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को बिल्कुल फ्री हैंड करके मेरे को उस काम के अंदर लगाया, और अपन ने जब पार्टी को साथ में लेके चले तो आज दिन तक अच्छा चल रहा है उसमें। हर फील्ड में एक लोग होते हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। बात करें तो राजनीति में भी ऐसी चीजें होती हैं जहां आपको विपक्ष पक्ष इन दोनों का सामना करना पड़ता है, प्रत्यारोप ये लगाए जाते हैं। तो आप उन चीजों को कैसे हैंडल करते हैं? देखो ऐसा है, मेरे को तो लगता नहीं कि मेरे गड़ी में कोई विपक्ष जी इतना जी है जो मेरे सामने आता है। जी। हम लोग क्या है, ईमानदारी से काम करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। तो हम मौका ही नहीं देते विपक्ष को कि वो हमारे खिलाफ कुछ बोल सके। जी बहुत कम चांस होते हैं कि विपक्ष हमारे खिलाफ कुछ, आज दिन तक तो मेरे खिलाफ कोई स्टेटमेंट आया नहीं विपक्ष की तरफ से, क्योंकि हमारा काम है ईमानदारी से करना और हर आदमी का काम करना, हर आदमी के लिए जैसी समस्या उसका समाधान करने में हम त्वरित रहते हैं। हमारे पास पूरी टीम है। यहाँ भी हमारे भाई अमित जी वगैरह बैठे, 2-4 टीम है। जयपुर का काम ये कर लेते हैं, उधर भी हमारी टीम है वो काम कर लेते हैं। और मेरा हर कार्यकर्ता वहाँ जो गढ़ी क्षेत्र में एक सेवादार के रूप में काम करते हैं। ऐसा इनका स्वार्थ नहीं है कि भाई हमको कोई तनख्वाह मिलेगी या पैसा मिलेगा तब काम करेंगे। तो ये अपने आप को ये कहते हैं, लोग इनको पूछते हैं यार तुम एमएलए साहब के पीछे यार इतने खोटी होते रहे तो दौड़ते रहे तो क्या करते हो? तो उन्होंने अपना नाम अपना आप रख लिया, हम तो सेवादार हैं। ये सेवा करते हैं कि साहब के यहाँ कोई आता है, किसी की समस्या है तो हमारी ड्यूटी है कि उसकी समस्या का समाधान करना और आगे बढ़ना, और उसके हर काम के लिए, जनता के काम के लिए हमारी पूरी टीम दौड़ती है। सर, मैं आपके क्षेत्र की बात करना चाहूंगी। गढ़ी की मूलभूत कुछ सुविधाएं होती है, बिजली, पानी, सड़क। आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है? देखो बिजली की समस्या तो पिछली सरकारों के टाइम से बहुत ज़्यादा खराब रही, पर अभी हम लोगों ने मेरे यहाँ सड़कों की जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी कि जैसे त्रिपुरा सुंदरी जाने के लिए 10-11 किलोमीटर की सड़क थी, अभी हमने 20 करोड़ रुपए उसका सैंक्शन करा दिया। सरड़ी से जो पूरा गांव हमारा जो बीच में थी तो उसको भी हमने 32 करोड़ रुपए अभी स्वीकृत करा दिया, हमने अभी बजट घोषणा में ले लिया।
एक बहुत बड़ी बिजली की जो समस्या है, आए दिन हमारी कटौती भी होती है। और गांव में क्या है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति के नाम से जो हमारे विश्व विख्यात नेता मोदी जी ने योजना बनाई, और उस समय ट्राइबल बेल्ट के अंदर ये बिजली नहीं थी। आज हम देखते हैं उस पहाड़ी क्षेत्र में, जंगलों में हर घर पे एक एक 10-10 पोल भी लगे होंगे, और मोदी जी ने वो बिजली पहुंचाने का काम कर दिया। तो उससे क्या लोड ज़्यादा बढ़ गया। तो ये समस्या इतनी खतरनाक हो रही है कि क्षेत्र में समस्या तो आती है। परंतु अभी हमने हमारे भजन लाल जी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी से और दिया कुमारी जी हमारे वित्त मंत्री जी से हम लोगों ने समस्या रखी थी, और उन्होंने बहुत बड़ा 220 एक GSS है, उसको मेरे क्षेत्र में उन्होंने स्वीकृत कर दिया। तो ये माना जा रहा है कि जिले की समस्या खत्म हो जाएगी। मतलब इतना बड़ा GSS उधर है नहीं, हम प्रतापगढ़ से ले रहे थे, अब वो हमारे सौगात हमारे गढ़ी को मिली है, तो इससे पूरे जिले की समस्या का समाधान हो जाएगा। सड़कों के विषय के बारे में समस्याएं हैं, तो जो मेन जो सड़कें, आवश्यक सड़कें होती हैं, उनको तो हमने अभी इस सरकार में सैंक्शन करा ली। और एक बड़ी खुशी की बात आई है कि कल हमारे वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी प्रश्नकाल के जवाब में इन्होंने एक घोषणा की है कि 1000 राजस्व गांवों को हम डामर सड़क से जोड़ेंगे। तो मेरे क्षेत्र के अंदर लगभग 30 से 35 गांव ऐसे हैं जिनको डामर से वंचित है, और वो हमने बना करके सूची हमने पहले भेज दी थी। उस आधार पे मुझे उम्मीद है कि 1000 में जो मेरे 30-35 जो गांव अधिशेष है वो सारे डामर से जुड़ जाएंगे। तो मेरी भी इच्छा ये है कि मैं सड़कों के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, चिकित्सा के विषय में भी हो, सभी विषय में मेरा गढ़ी विधानसभा एक मॉडल बने। और इस बात को लेकर के अभी सरकार, हमारे निवेदन पे सरकार ने हमको उप जिला चिकित्सालय भी दे दिया है। तो ऐसे जो बड़े बड़े काम हमको अभी मिले हैं, और अभी सरकार है, हम आगे भी पूरी कोशिश करेंगे कि पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि हमारे यहाँ माही प्रोजेक्ट है, पानी की हमारे बहुत अच्छी सुविधा है। जैसे कहा जाए तो गढ़ी तो विधानसभा, घाटोल, बांसवाड़ा जो एरिया है, अभी राजस्थान का कश्मीर कह सकते हैं। आप कभी आए तो देखिएगा, वहाँ पे पानी पानी की वहाँ पर यूँ मानो कि वहाँ वैल्यू नहीं है। हम अन्य अन्य क्षेत्र में जाते हैं, बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है कि पानी पहाड़ों पे भी घूम रहा है, नालों में भी जा रहा है, बह के भी जा रहा है। तो उसके लिए भी हमने कोशिश की, और केंद्र से हमको बहुत बड़ा बजट प्राप्त हो, क्योंकि नहरों की हालत 50 साल पुरानी जर्जर हो चुकी थी, वो अब सारी नई हो रही है। इसलिए पानी का भी अब हमारा वेस्टेज जाना बहुत कम हो जाएगा। उस हिसाब से हम कृषि के क्षेत्र में, और ट्राइबल में तो क्या है कि बहुत सारी योजनाएं, अभी सरकार ने एक बड़ी योजना की घोषणा कर दी, गोविंद गुरु नाम की योजना बनाई है, और इससे आम आदिवासी के क्षेत्र में उसकी मूलभूत सुविधाएं, आधारभूत सुविधाओं को करने के लिए उस योजना के तहत उनको काफ़ी काम किए जाएंगे। जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं अभी केंद्र सरकार की, जनता जल मिशन जो आ गया है। आज हम देखते हैं वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पाइपलाइनें हो रही है, टंकियाँ बन रही हैं, और पानी लोगों के घर घर तक पहुँचने का जो मोदी जी का विजन है, वो पिछली सरकार में ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। लेकिन अभी हमारे 7 महीने हुए सरकार के, बहुत तेज गति से हमारे यहाँ काम चल रहा है, और इतना तारीफ काबिल है कि हर घर बिजली पहुँचाना, हर घर पानी पहुँचाना, हर गरीब को मकान देना। गरीब कल्याण योजना के तहत मोदी जी के विजन में ये लिखा है कि प्रत्येक ST के परिवार को 3 लाख तक व्यक्तिगत लाभ की योजना को देना है। तो उसमें भी क्या है, हम जनजाति के लोगों को ये सुविधाएं हम उपलब्ध करवा रहे हैं। सामान्य वर्ग के लिए भी उसमें एक इन्होंने कैडर रखा है कि सामान्य वर्ग में अगर कोई BPL व्यक्ति है, वो चाहे किसी भी कास्ट का, तो उसको भी 3 लाख तक का कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए सरकार योजना लागू कर रखी, वो गरीब कल्याण में, उसको भी वो पैसा मिलेगा। और उसमें वो खेत अपने कृषि के माध्यम से जैसे खेत लेवल कर सकता है, ओपन वेल भी खोद सकता है, नाली निर्माण से अपने खेतों में पानी पहुंचाना है। जो कृषि के संबंधित 3 लाख का काम सरकार मोदी जी की तरफ से हो रहा है, और इनका लाभ लोग ले रहे हैं। अभी अभी हम योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो एक योजना है भूजल योजना, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या योजना है? क्योंकि काफी लोग हैं जो भूजल योजना के बारे में नहीं जानते, उसके बारे में आप बताएं। तो भूजल योजना ऐसी है कि इसमें पहले कभी इस विजन पे काम हुआ नहीं, इसलिए कि पहली बात तो कोई जानते ही नहीं है, जनप्रतिनिधि को भी पता नहीं। भूजल अपना जमीन के अंदर से, आज देखो हर आदमी बोर भी खोद देता है, कुआं भी खोद देता है, हर घर में हैंडपम्प खोद देते हैं। ये सारी परिस्थितियों के लिए कभी भविष्य में धरती का नुकसान होने वाला है, ये बहुत बड़ा मतलब विजन है ये, कि
उसको अगर आज हम नहीं संभालते हैं तो देख लीजिए आने वाले समय में। देखो आप, एक गांव के अंदर 1000 मकान है तो वहां पर 500 मकानों में तो ट्यूबवेल होगा ही होगा। मतलब धरती को खोखला कर दिया जाता है। और उसमें जब जब सरकार भाजपा की आई है, उन्होंने पहले भी एक प्रतिबंध लगाया था कि भाई हैंडपंप खोदना हो तो वहां पर भूजल विभाग वहां पर जाके देखे और उसकी सर्वे की, इसके आइडेंटिफाई के बाद ही खोदा जाएगा। तो ये क्या है कि ये भूजल जमीन के अंदर पानी की मात्रा देखी जाती है, उसके अंदर पानी है या नहीं है। अब हम जैसे मान लो जहाँ पानी के नहीं है जमीन में और वहां हम बोर खोद देंगे तो जमीन तो हमारी खोखली होगी। तो ये भूजल वाले क्या है कि ये आएंगे, ये देखेंगे और ये कहेंगे कि सब आपको यहाँ पानी मिलेगा। तो हमारी धरती का ज्यादा नुकसान नहीं होगा, जो हम खोदेंगे तो उसका उपयोग भी सही होगा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जो इसके माध्यम से, क्योंकि अभी आ रहे हैं हम भी, हमारे तो जो काम चल रहे हैं तो भूजल वाले आ रहे हैं, वो देख रहे हैं। हम वेल खोदना भी, जैसे हमने किसी को गरीब कल्याण योजना में किसी का ओपन वेल खोदने की बात हुई तो सबसे पहले सर्टिफिकेट उसको लेना है भूजल वाले। और भूजल वाले वो उसका परीक्षण करेंगे, पत्थर का जो भी इनके नियम में आ रहा है, लेबोरेटरी से परीक्षण करने के बाद वो कहेंगे साहब यहाँ पर पानी है, तो ही हम वहाँ खोदेंगे। वरना और मैं तो ये चाहूंगा कि भी इसके ऊपर और सख्ती होनी चाहिए कि लोग चोरी छिपे भी खोद लेते हैं। तो बिना भूजल के एनओसी के एक भी कुआं, एक भी हैंडपंप नहीं खुदेगा तो हमारी धरती को बचाने में बहुत कुछ वो हो सकता है। क्योंकि धरती पोली हो जाएगी तो कभी कुछ भी हो सकता है, धरती फट सकती है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। उस खतरे को संभालने के लिए अटल भूजल योजना जो लागू की है, ये बहुत बड़ा एक सराहनीय कदम है। सर, मैं एक और योजना के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। भीखाबाई जो योजना है वो चलाई जा रही है, लेकिन उसको लेकर के पहले भी कई सवाल जवाब हुए उठे थे और एक बार फिर से उसके ऊपर मुद्दे उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है, ये कांग्रेस ने तो, अब मैं बताऊं आपको कि इनका एक काम है कि आज दिन तक आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि गांधी परिवार के अलावा कोई भी इनके पास योजना नहीं। हर योजना पे इनको राजीव गांधी मिलेगा, इंदिरा गांधी मिलेगा, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद कौन सा गांधी आएगा वो पता नहीं। और उसके नाम आप जैसे उनका भीखाबाई ऑफ हो गए। भीखाबाई ने इस तरह का इतना बड़ा डेवलप नहीं किया। उसके नाम से जो माही की नहर सगवाड़ा ले जाने थे उसका नाम रख लिया भीखाबाई नहर। और भीखाबाई नहर में उस समय ये सरकार थी, इन्होंने टेंडर कर दिया, वो सब कुछ कर दिया। लेकिन एक कोई काम जो होता है ना, वो जीरो से टेल तक जाना चाहिए। कोई भी वर्क होता है, अपन मकान बनाते तो नींव से ऊपर आना चाहिए, ऊपर से नीचे तो जाएगा नहीं। तो इन्होंने टेंडर किया तो क्या किया, जैसे मान लो मैं जीरो पे, मैं हूँ हेड पे, तो मेरा 5 किलोमीटर है तो मैंने तो जीरो से काम चालू कर दिया। और इसके बाद में 5 किलोमीटर आगे कोई और कॉन्ट्रैक्टर है तो उसने भी अपना काम शुरू कर दिया। इससे आगे और कॉन्ट्रैक्टर, तो उन्होंने क्या किया, काम को उल्टा शुरू किया। हमको काम सीधा शुरू करना चाहिए। वो सरकार की मॉनिटरिंग रही नहीं कांग्रेस की उस समय। तो काम जो हमको जीरो से चलना है, हमको तो जीरो से चलते तो हम लेवल मेंटेन करके चलते तो पानी आज पहुंचाने में कोई तकलीफ नहीं रहती। अब उन्होंने क्या किया कि मैं, कोई ठेकेदार पीछे से यूं आ रहा है, कोई बीच से यूं जा रहा है, तो वहां लेवल मेंटेन कैसे होगा। तो क्या है कि जीरो पे जिसने काम किया उसने तो 1-2 किलोमीटर है उसका तो लेवल मेंटेन हो गया, और आगे वाले ने जो काम किया वो लेवल हाई हो गया। अब हाई हो गया तो पानी नहीं पहुंच रहा है। अभी हमारी सरकार ने और भाई हमारे साथी विधायक शंकर भाई ने बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लिया, और हमने भी साथ में रहकर के हमने सिंचाई मंत्री जी से भी बात करी। तो आपको मैं बता दूं कि वहां पानी पहुंचाने के लिए 9 टीएमसी पानी में से 6 टीएमसी पानी चला गया, फिर भी पानी नहीं पहुंचा। तो ये कहीं ना कहीं सरकारों की कमी रही कि उसको लेवल मेंटेन करके अगर उसको न्याय को सही किया होता तो आज ये समस्या नहीं रहती। अब सबसे बड़ा धर्म संकट है कि उसको जब तक जीरो से लगा करके टेल तक लेवल मेंटेन करके, वो तो पक्की हुई नहरें तोड़नी भी पड़ेगी क्योंकि जो ऊंची है उसको नीचे भी करनी पड़ेगी। ये सारा लेवल मेंटेन करके उसका काम हो जाएगा तो वास्तव में डूंगरपुर में जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की, उसका बहुत बड़ा समाधान हो सकता है वहाँ पे। सर, बजट को लेकर के मैं बात करती हूँ। बजट विधानसभा सत्र भी चल रहा है इस समय, लेकिन इस बजट को लेकर के काफी जो विधायक है, जो विपक्ष है, वो निराशाजनक अपनी स्थिति बता रहे कि बहुत ज्यादा निराशाजनक बजट था। इसके ऊपर आपकी क्या कहना है? देखो ऐसा है, विपक्ष का काम तो वो ही है कि हम अच्छा करेंगे तो उसको बुरा बताने का ही काम है। लेकिन ऐसा बजट तो आज दिन तक कांग्रेस ने कभी पेश ही नहीं किया है। आप देखिए, हर इस बजट को पूरा पढ़िए आप, हर काम को। आज हम सपने में नहीं सोच रहे थे कि आज एक्सप्रेस वे अजमेर से लगा करके मेरे गढ़ी विधानसभा में पहुंच रहा है 358 किलोमीटर। हमने सोचा ही नहीं था कभी
ये एक्सप्रेस वे इतना हमारे यहाँ वहाँ बांसवाड़ा से आने में हमको 9 से 10 घंटे लगते हैं। अगर ये एक्सप्रेस वे बन जाता है तो 6 घंटे में हम यहाँ पहुँच सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी। ऐसे ही 2700 2000 से ऊपर किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। राजस्थान के हर सिटी हर जिले को जोड़ा जाएगा। भले इस प्रोजेक्ट में टाइम लगेगा, लेकिन आज जो घोषणा हुई है वो आने वाले समय में पूरी होने वाली है। ऐसे ही गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं छोटी छोटी बना दी। पेंशन योजना को भी बढ़ावा दे दिया उन्होंने। युवाओं को भर्ती के लिए उन्होंने 70,000 की घोषणा कर दी, और वैसे तो 4 लाख का उनका विजन है कि भाई इतने लोगों को हम रोजगार देंगे। तो ये सारी चीजें जो आ रही हैं वो आने वाले समय में युवाओं को और सबको मिलने वाली है। अभी किसानों के लिए भी बहुत बड़ी घोषणाएं कर दी इन्होंने। जो अभी का जो बजट है वो वास्तव में तारीफ काबिल है। विपक्ष का काम है, विपक्ष तो कल ये कहेगा कि साहब आपने ये नहीं किया वो नहीं। अब समस्या इनके सामने और खड़ी हो रही है कि काम उन्होंने जो किया। आप देखो ना, जनता जल मिशन जो केंद्र की योजना थी, आज पिछले कांग्रेस सरकार के टाइम में कितना भ्रष्टाचार हो गया। मंत्री के नजदीकी ऐसे पीएसओ, ये अपने इनके जो अधिकारी लगे हुए थे, आईएएस लगे हुए थे, आरएस लगे हुए थे, ठेकेदार, सब के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सब पकड़ में आ रहे हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है भाई? ये गरीब आदमी घर तक पानी पहुंचे नहीं, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, पानी पहुंचाई। लेकिन उन्होंने उस समय 3,000 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था। वो देख करके उन्होंने उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम कर लिया। आपको पता है विधानसभा में भी सोना निकला था। तो विधानसभा में सोना कैसे पहुंच जाता है? कितनी बड़ी बात है। कांग्रेस सरकार के अंदर जब अलमारी में देखा जाता है पैसे और सोना मिलता है, ये कहाँ से आता है? फिर सोना तो हम अपने घर में रखते हैं, ऑफिसों में कहाँ से? इसका मतलब या तो कोई गिफ्ट दे गया और अधिकारी ने अंदर रख लिया। ऐसे इन कामों पे लगाम लगाने के लिए आज जो इन योजनाओं में जो काम चल रहा है वो उसकी तेज गति बढ़ गई। तो ये तो देख लो आप, पूरा लाभ मिलेगा लोगों को उसका। ऐसे ही बिजली का लाभ मिलने वाला है, सड़कों का लाभ मिलने वाला है, सारी चीजें। अब आपको बताऊं कि उन्होंने 2000 किलोमीटर राजस्थान के अंदर पुरानी सड़कों का मरम्मत किया जाएगा। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। क्यों? एक बार क्या सड़क बन जाती है तो उसको 10 साल में नवीनीकरण करना पड़ता है, वो सरकार नहीं कर पाती है। लेकिन अभी जो हमारी सरकार ने जो तय किया कि हम 2000 किलोमीटर हम राजस्थान के अंदर नई सड़कें बनाएंगे, तो कहीं न कहीं गाँवों से जुड़ने वाली है। अब जो सड़कें हैं जो टूटी हुई है, जिसके लिए बार बार जनता आवाज उठाती है, ये तो काम पूरे होने ही होने। ये तो 1 साल का विजन है, अगले साल फिर आएगा। तो जितने जो सड़कें वगैरह जो रह जाएगी, लाइट, बिजली, पानी, सड़क की जो सुविधा है वो सारी पूरी हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत तो उनको ये पता है कि हमारे कहने से होने वाला क्या है। उनके कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। और करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, और हम जैसा चाहेंगे वैसा काम होगा। तो ये इनके लिए तकलीफ हो सकती है। तो एक परंपरा है पक्ष और विपक्ष की, तो उनको बोलना या विपक्ष में बोलना एक इनकी भूमिका है, तो वो निभाते हैं। वो चलता रहता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके क्षेत्र के लिए इस बजट में क्या खास था? लोगों के लिए क्या कुछ योजना इस बजट में दी गई है? ऐसा था, मेरे क्षेत्र के अंदर सड़क की बात थी, मेरे क्षेत्र में चिकित्सा की बात थी, मेरे क्षेत्र में बिजली की बात थी, और पानी की, चिकित्सा की। ये जो चीजें थी जनता की मांग थी। अब आज देख लीजिए, हमको उप जिला चिकित्सालय मिल गया, बहुत बड़ा उसका निर्माण होगा। इसके लिए 3 करोड़ रुपया भी हमें दे दिया सरकार ने, तत्काल दे दिया। ऐसे 220 जीएसएस जो बन रहा है, ये बिजली की समस्या का समाधान कर देगा। और मेरी विधानसभा के अंदर जैसे 2 हाईवे तो निकल ही गए, एक का तो पूरा होने जा रहा है काम, एक शुरू होने जा रहा है। अभी 927 है, वो भी मेरी विधानसभा से निकल रहा है। मतलब ये मान के चलो कि हम डूंगरपुर से बांसवाड़ा वाया रतलाम, मतलब गुजरात से राजस्थान और एमपी को जोड़ने के लिए मेरा 927 है बन गया। इधर 10 S10 बन गया हमारा, पालोदा से मानगढ़ गुजरात को जोड़ने के लिए। S10 दूसरा हमारा गढ़ी से लेकर के कुशलगढ़ और मध्य प्रदेश झाबुआ को जोड़ने के लिए बन गया। ये जो मेन जो बड़ी बड़ी सड़कें थी ये सारी बन चुकी है। एक बीच में एक और सड़क थी गोपीनाथ गढ़ा और ये जोलाना तरफ जो जा रही थी, उसके लिए भी अभी 32 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो गया। तो सड़कों का काम तो हमारे यहाँ इतना जो लोगों ने मांगा था वो करीब करीब सब पूरा होने जा रहा है। और अब रहे सवाल हमारे छोटे छोटे गांव हैं, दानियां हैं, जिनको डामर सड़क से जोड़ना है। तो जैसे जैसे हमको बजट मिलेगा हम लोग अनुमोदन करेंगे, और अनुमोदन करने के बाद में उन गाँवों को भी हम जोड़ देंगे। चिकित्सा की भी बड़ी सुविधा होगी। अब कृषि के लिए पानी की हमारे यहाँ तकलीफ है नहीं, और जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर हम कुएं खुदवाएंगे, एनीकट बनवाएंगे,
चेक डैम बनवाएंगे, ऐसे करके पानी स्टोरेज करने का काम करेंगे, जिससे किसानों को सीधा पानी वाटर पंप से मोटर लगा करके वो अपनी खेती कर लेगा। ऐसा कुछ क्षेत्र है बांसवाड़ा जिले में, ऐसा नहीं कि सबको पानी मिल रहा है। हम जैसे डाउन स्ट्रीप में है तो हमारे को तो माई डैम का पानी मिल रहा है, एक अपर स्ट्रीम में जैसे आपका उधर आ जाता है, दानपुर आ जाता है, इधर से आपका पीपल फूट आ जाता है, घाटोल का एरिया आता है, कुछ कुशलगढ़ का आता है, सज्जनगढ़ का आता है, वहाँ हाई लेवल कैनाल का भी काम चल रहा है। उसके अलावा जो अधिशेष एरिया है उसके अंदर एनीकट्स बन रहे हैं। जनजाति विकास विभाग के करोड़ों का पैसा, 1500 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा है, तो उसके माध्यम से सारे काम होने वाले हैं। तो आने वाले समय में ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं जनता की तरफ से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी, सवाल पूछना चाहूंगी। कुछ मुद्दे जो बहुत ज्यादा बेसिक हो गए हैं, जैसे कि रोजगार, महंगाई और पेपर लीक, ये मुद्दे बहुत ज्यादा चर्चा में आ चुके हैं। इनके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, ऐसा महंगाई का जहाँ विषय आता है, मैंने 86 में शादी की थी, उस समय 35 रुपए में तोला चांदी मिलती थी, आज वो 850-900 रुपया हो गया। तो कोई भारतीय जनता पार्टी अकेले ने थोड़ी बढ़ाई, सबसे ज्यादा बड़ा शासन तो कांग्रेस का रहा ना, तो सबसे ज्यादा भाव तो उसने बढ़ाए ना, जिसका शासन रहा उसमें बढ़े, उसको हम नीचे लेवल पे कैसे ला सकते हैं। आज पेट्रोल देखिए आप, पिछली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कितने पेट्रोल के लिए आंदोलन हुए, लड़े, मतलब रोड जाम हुआ, ज्ञापन हुए, सब कुछ हुआ, 1 रुपया कम नहीं किया। पिछली बार गुजरात के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, और दोनों के बीच में हम गुजरात बॉर्डर पे जाते थे तो वहाँ और यहाँ में 10 रुपये का अंतर था डीजल पेट्रोल में, 7 रुपये पेट्रोल में था, 10 रुपये डीजल का अंतर था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो वो सरकार ने वहां पे स्टेट का जो वेट था उसको कम कर दिया। अभी हमारे बजट में आपने देखा ही है, 6-7 रुपया डीजल का कम होगा, पेट्रोल का कम हो गया, डीजल का कम हुआ। तो आप देखिए ना, तो सरकार जब स्टेट गवर्नमेंट है, आज 6 महीने पहले जो पेट्रोल हमको 110 रुपये मिल रहा था, वो शायद आज 102-103 रुपये के अंदर आगे बढ़ गया। तो ये सरकार देखो, भाव अपना जितनी क्षमता होती है उतना ही कम कर सकते हैं। और बेरोजगार के विषय में तो ये है, देखो हमारे वहां पर अभी नकल प्रकरण चला, आपको पता है कि जब गहलोत साहब की सरकार थी, उसके उनके नजदीक के रहने वाले लोगों ने, राहुल गांधी जी के नजदीक रहने वाले लोगों ने ही इस पेपर नकल प्रकरण का काम अपनाया, और उस ये तार हमारे टीएसपी क्षेत्र बांसवाड़ा कुशलगढ़ तक पहुंच गया। और अभी जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने घोषणा की थी और हमने इसको लिया था, अमल में लिया था कि भाई अगर सरकार बनती है तो नकल प्रकरण है, महंगाई का विषय है, बेरोजगार के विषय पे हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने आते ही तत्काल इस पे अपनी कार्रवाई शुरू की, और आप देख लीजिए इतने लोग सलाखों में चले गए हैं, जो पेपर लीक में थे, जो माफिया थे, सब के सब पकड़ में आ रहे हैं। और बांसवाड़ा तक भी आपको जो माफिया यहाँ तक इनके तार जुड़े हुए थे, वो वहां पर भी हमारा काफी लोग अभी गिरफ्तार हो रहे हैं, और आज भी वहाँ पूरी जांच चल रही है। और कई सारे लोग जो फर्जी डिग्री से लगे थे, कई सारे लोग जो नकल प्रथा से लगे थे, ये सारे पकड़ में आ रहे हैं, और उनकी सबकी नौकरियां भी जाने वाली है, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होने वाली है। इसलिए रोजगार के इशू को तो बढ़ाएंगे, बढ़ेंगे, वो सब कुछ होने वाला है। महंगाई के विषय में तो कोई भी सरकार आए, जितना अपनी कैपेसिटी उतना ही काम कर सकते हैं। आगे और महंगाई तो और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो चीजें उत्पादन हो रही है, आ रही है, जा रही है, उसको अपन इतना आसानी से वो कर नहीं सकते। जब जब महंगाई बढ़ रही है तो कुछ चीजें और भी तो बढ़ रही है, रोजगार भी तो बढ़ रहे हैं, लोगों को व्यवसाय भी मिल रहा है, काम भी मिल रहा है, ये सारी चीजें हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा हो जो नहीं मिलते, लेकिन आदमी को जब आज एक जमाने में, मुझे पता है कि जब शुरू शुरू में हम काम करते थे तो 7 रुपये पर डे मिलता था, ठीक है। मैं ये बात करता हूँ 85-86, 87 में मजदूर की रेट क्या थी आपको पता होगा, 11 रुपया। आज मजदूर की रेट होगी 260 रुपया। तो आज भाव बढ़ा है तो हमें 260 भी तो मिल रहा है, और जिस दिन हमको 11 रुपया मिल रहा था, उस दिन हमको 10 रुपये लीटर, 12 रुपये लीटर हमको तेल भी मिल रहा था। तो जैसे रोजगार बढ़ रहे हैं, पैसा लोग, आदमी को पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो भाव तो बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए इस पे ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाव कम हो जाएंगे जाएंगे, हमको और बढ़ते हुए मिलेगा। पहले कारीगर को 50 रुपये मिलता था, जो मेसन था, आज वो मेसन 1000 रुपया ले रहा है। तो कहाँ कहाँ से कहाँ आदमी पहुंच गया। इसलिए ये तो चलता रहेगा, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है।
सर हमने सुना है कि जो आपका बचपन है वो आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, हम तो पूरा क्षेत्र आदिवासी है। जी। मैं खुद भी मूल आदिवासी हम्म। समाज से ही हूँ। और हमारा पूरा जो कार्यक्रम था, हमने पूरे जिले में मैंने काम किया है। जी। और हमारा ये था कि भी हम गरीब आदमी के घर पे आज भी जाते हैं। जी। उसके घर पे जाना होगा, उसके घर का खाना खाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। वो कितना बड़ा खुश हो जाएगा, यार मेरे सब मेरे घर पे आए, खाना खाया, चाय पियेंगे, मतलब पानी पी लेंगे। लेकिन हमारा जुड़ाव, ये एक जुड़ाव रखने का एक तरीका भी है। और हम अगर आपस में मिलेंगे, जैसे आप और हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, आज हम पहली बार मिले, बिल्कुल। कल आपकी कोई समस्या होगी तो हम भी आपके लिए, हमारी कोई समस्या तो आप भी हमारे लिए। एक दूसरे का ऐसे मिलने से, जुड़ने से, आने से, जाने से हमारे संबंध बनते हैं। और मेरा हमेशा यही रहा है कि जिसके साथ मैंने संबंध जोड़ा, आज दिन तक मेरे जीवन में मैंने तोड़ा नहीं है। पूरे एक क्षेत्र के अंदर आप कभी विधानसभा में आके देखिए, मैं एक ही बात करता हूँ, एक ही चीज कहता हूँ, चाहे पब्लिक की बात हो, चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, चाहे छोटा कार्यक्रम, पर हमारा इनसे एक ही संवाद है कि भाई आप और हमारे जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को हम और अधिक मजबूत करें। और रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है और मेरी भी है। जिससे हम संबंध बनाना चाहते हैं, जिस परिवार से हम जुड़े हुए होना चाहते हैं, तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि हमारे साथ संबंध रखो। हमारी भी जिम्मेदारी उसके साथ संबंध रखना, समय समय पे उसके सुख दुख तकलीफ परेशानी में हमको भी मदद करनी है, हमारी जब आवश्यकता तो उसका उपयोग भी करना है। तो इस तरह से संबंध हमने क्षेत्र में बढ़ाए और सभी लोगों से अच्छा स्नेह है, मेरे साथ प्रेम है, और सब लोग मिलकर के काम करते हैं। और अभी तो गढ़ी विधानसभा की तो ये स्थिति है कि विपक्ष तो उधर कोई दिखता ही नहीं मेरे को, मेरे सामने कोई है नहीं। कुछ एक आध दो लोग थे, लेकिन एक बार पिछली बार हार गया, एक अभी हार गया, इसके बाद इनका विजन खत्म हो गया। अब वो नया पेड़ कोई उगाएंगे तो खड़ा होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी इतनी बड़ी वो नहीं है। फिर भी चलता है। कभी कांग्रेस ने एक हमारे आदिवासी समाज को गलत तरीके से, जैसे पिछली बार बीटीपी पैदा करवा दी उन्होंने, और अभी एक बाप पार्टी को उन्होंने खड़ा कर दिया। और आदिवासी समुदाय इस चीज को समझ नहीं पाए, उन्होंने गलत तरीके से प्रचार किया कि अगर मोदी जी 400 पार ले आएंगे तो आरक्षण हटा देंगे और कई सारी सुविधाएं हट जाएगी, संविधान बदल जाएगा। ये झूठा प्रोपोगंडा कांग्रेस ने फैलाया और आदिवासियों को ऐसे भ्रमित कर दिया कि आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, जब आरक्षण तो जीवन में कोई खत्म कर नहीं सकता। तो इस तरह से दूसरा क्या कि इन्होंने, जब कांग्रेस ने 60 साल तक एक तरफा शासन किया उन्होंने, तो वो लोगों को रोजगार नौकरी नहीं दे पाए, ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने क्या करा कि वो जो बाप पार्टी से कुछ 2-3 विधायक हमारे साथी जीत गया है, इन्होंने युवाओं को क्या कहा कि हम 8वीं पास को नौकरी दे देंगे, 10वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास को हम नौकरी लगा देंगे। तो हमारे यहाँ युवा जो इस कांग्रेस की माया जाल के अंदर, कांग्रेस की माया जाल मतलब ये था कि बाप पार्टी कांग्रेस की पैदाइश है, बी पार्टी है, आज भी ये लोग सब साथ में रहते हैं। तो कांग्रेस ने ऐसा एक योजना बनाई कि भाई आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जो भोला भाले, हमारे इतने भोले लोग हैं, वहां पर आप इतने सीधे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, बेईमानी का नाम नहीं। जो भी आदमी एक बार आता है तो वहां रहने के बाद समझता है कि नहीं यार अच्छा एरिया, मैं शांति से जी सकता हूँ, शांति से रह सकता हूँ। ऐसे सीधे स्वभाव के लोग हैं। अब इनको उन्होंने कह दिया तो बेचारे बच्चों को समझ आ रहा है, यार मैं 8वीं पास नौकरी मिल जाएगी, मैं 10वीं पास नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं ये ले आऊंगा ना, वो कर दूंगा ना, वो कर दूंगा, ऐसे उनको एक भ्रमित कर दिया। और युवाओं ने, उन्होंने भ्रमित करके युवाओं से उन्होंने वोट तो ले लिया, लेकिन अब ये कर क्या पाएंगे, कैसे होगा मैडम आप बताइए ना। ऐसा 8वीं पास को नौकरी कहाँ है अभी। तो आप एक साधारण आवेदन भी करने जाओगे तो कम से कम आपका 12वीं तक का तो आपका एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। चपरासी के लिए MA BA लोग आ जाते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें इस तरह से जो भ्रमित किया, लेकिन ये धीरे 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 करके ये भी खत्म होने वाला है, सब वापिस मुकाम पे आ जाएगा। इसलिए इसी कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्र में बढ़िया है, शांति है। जो लोग अगर के भटके हैं तो उनको भी हम प्रयास करेंगे, इनको वापस लाएंगे मुकाम पे और सही मार्ग पे इनको रखेंगे हम लोग। आपसे सवाल है सर कि इन आने वाले 5 सालों में आप अपने क्षेत्र के लिए क्या योजनाएं, क्या नीति आप अपनाने वाले हैं जिससे जनता को सुविधाएं मिले? देखो ऐसा है, अभी इन्होंने पिछली बार महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोल दी है, ठीक है। और वो ऐसी जगह पे खुलेगी जो बिल्डिंगें जर्जर थी, जो बिल्डिंगें अनुपयोगी है, ऐसी बिल्डिंगों में उन्होंने कर दिया कि भाई इसमें महात्मा गांधी खोल दी। अब महात्मा गांधी विद्यालय आपने खोल दिया तो आपके पास भर्ती नहीं करी, शिक्षकों की भर्ती नहीं करी, तो इसकी वजह से वो होनी चाहिए। हम भी अंग्रेजी माध्यम चाहते हैं कि इच्छा है, लेकिन हमको सबसे पहले बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग के बाद में हमको स्टाफ चाहिए।
स्टाफ होगा तभी तो वो विद्यालय चल पाएगा। तो ऐसे हमारे क्षेत्र में जो भी विद्यालयों की जो दुर्दशा है, हमको पहले, अभी हम विधायक बने पहली बार, पहली सरकार भी हमने देखी है, लेकिन पहली बार हमको हमारे शिक्षा मंत्री जी ने और हमारी सरकार ने हमसे प्रस्ताव मांगे, और हमने विधायक बनने के जस्ट जैसे दिसंबर जनवरी में हमसे मांग लिए थे, और हमने प्रस्ताव, हमारे जब 5-25 विद्यालय जिनकी हालत ठीक नहीं थी, कमरे नहीं थे, लैब नहीं थे, पुस्तकालय नहीं थे, जो जो मूलभूत सुविधा से वंचित थे, वो हमको पैराग्राफ बना के दिया था कि भाई इस तरह के काम अपन देंगे। तो हमने तुरंत उसको हमने अनुमोदन कर दिया, अनुमोदन किया और सैंक्शन भी हो गए, सैंक्शन हो गए, और ये काम अभी टेंडर हो गए, चलने वाले हैं। ऐसे ही अभी फिर हमको 3.5 करोड़ के हमसे प्रस्ताव वापस मांग लिए, जो विद्यालय मरम्मत योग्य हैं या नए कमरे बनाने हैं या क्या आवश्यक है विद्यालय में, ये बिल्कुल हम अभी भेजने वाले हैं। तो ये जो चीजें हैं, जो जब तक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पिछड़े क्षेत्र में जो बिल्डिंग भी अच्छा होना चाहिए, स्टाफ भी होना चाहिए, तो अब सबसे बड़ी समस्या है कि अध्यापकों की कमी, और उसको हम पूरी करने के लिए सरकार से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं। तो जब अध्यापक पूरे हो जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। रहा बिजली की समस्याएं हैं, इसके बारे में तो अपन पूरा हम कर लेंगे, लेकिन अभी हम आरटीआई खुलवाएंगे, हमारे आरटीआई खुलेगी, जिससे क्या होता है कि बच्चे प्रशिक्षण लेंगे। कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे, वो भी हमारे आना चाहिए। नगर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको हम सरकार से ले जाके हम वहाँ खड़ा करेंगे। कुछ औद्योगिक क्षेत्र के बारे में विचार कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ एक माई सीमेंट का प्लांट चल रहा है, लेकिन अभी वहाँ पर अभी और पर्याप्त भंडार भी है और बहुत कुछ संभावनाएं हैं। तो उसके लिए भी हमने एक बार प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले इसी 5 साल के अंदर 2-3 सीमेंट फैक्ट्रीज मेरे यहाँ और आने वाली है, और ये 3 फैक्ट्रीज आ जाएगी तो हमारे क्षेत्र में सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सबसे बड़ा एक, लोगों को रोजगार देना, उनको मजदूरी देना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो ऐसे हम औद्योगिक क्षेत्र लगाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का सपना है जो मोदी जी का है, हमारी पार्टी का है, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम युवाओं को प्रेरित करेंगे। आज बहुत सारी केंद्र सरकार की योजना है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए फ्री ऑफ प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, और उसको पैसा भी दिया जा रहा है। ये आपके आजीवन मिशन है, जिसके अंदर महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, लखपति दीदी बनाई जा रहे हैं। ये सब लोग क्या है कि उस मिशन से जोड़ करके प्रशिक्षण ले करके इनको लोन भी दिया जा रहा है, और बिना ब्याज का लोन दिया जा रहा है, जिससे वो अपने पाँव पर खड़ा हो, खुद व्यवसाय करे, और व्यवसाय करके खड़ा हो, और वो पैसा भरे। अगर वो पैसा भर देगा तो उसको दुगुना वापस मिलेगा। विश्वकर्मा योजना है, ऐसी कई सारी योजना है जो केंद्र सरकार की योजना है, आम आदमी को हम पहुंचा रहे हैं, और वो अपने पाँव पे कोई दुकान कर लेगा, कोई कपड़े का काम कर लेगा, कोई सिलाई का काम कर लेगा, कोई जूते बनाने का काम कर लेगा, कोई फल सब्जी उगाने का काम कर रहा है। इस तरह से लोगों को हम पूरी तरह से जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि गरीब कल्याण योजना के अंदर 3 लाख रुपए की जो मोदी जी की विजन है वो मिल रहा है। तो 3 लाख के अंदर खेत अच्छा कर लेगा, फिर हम उसको अच्छे बीज उपलब्ध कराएंगे, अच्छे बीज इसके उपलब्ध हो जाएंगे तो उससे वो पैदाइश करेगा। मैं खुद भी सब्जी घर की खाता हूँ, मैंने खुद घर पे पैदा कर रखी है। मैं जयपुर से यहाँ आता हूँ तो अभी भी मैं घर से सब्जी लेके आया हूँ। तो वो क्या है कि बिना खाद की है और देसी खाद से उत्पादन हो रहा है। आज मेरे मेरे घर में, मेरे खुद खेतों में भी मिर्ची, लौकी, करेला, बैगन, शिमला मिर्ची सब अपने खुद घर पे है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज होगी। मैं खुद भी सोचता हूँ, पर अब जब शुरू से मैं भी ये काम करता था, तो मैं, हमारे बच्चे भी ये काम करते थे। वो एक मेरा बच्चे का पोता, एक दिन में उसने वीडियो भेजा कि भिंडी ले लो, भिंडी। मैंने कहा तू कहाँ चिल्ला रहा है भाई, लद्दाख हमारा है और भारत में उसको हम कन्वर्ट कराएंगे। ऐसा हमारे विजन है, उस विजन को हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। उसके लिए क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो विपक्ष को तो आप जानते हो, कुछ ने मुस्लिम को खड़ा कर दिया, कुछ ने क्रिश्चियन को धर्म परिवर्तन कराने का काम कर दिया। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहूंगा कि मैं 2 बार चुनाव लड़ा, मैं आज दिन तक चुनाव लड़ा, लेकिन मैं हिंदू को वोटों से जीतता हूँ। मैं दूसरों से वोट मांगता नहीं हूँ और मैं जाता भी नहीं। हार जाएंगे तो स्वीकार है, लेकिन गलत लोगों के वोटों से हम हमारे राजनीतिक जीवन को हम संवारना नहीं चाहते। हम हमारे लोगों की ताकत से ही राज में आएंगे, हमारे लोगों की ताकत से ही हम शासन करेंगे और सेवाएं सबकी करेंगे, सुविधाएं सबकी करेंगे। छोटा सा
तो ऐसे क्या, अब दिक्कत आ गई, उसको अब करना क्या, खेत में कर तो दिया। मैंने कहा यार मैं एमएलए बन गया, तुम बेचने जाओगे तो कौन जाएगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो बच्चे ने कहा कि जिसको भी सब्जी चाहिए ये आके ले जाओ, तो काफी लोग वहां आ जाते हैं वही, और वो नौकर चाकर है वो बैठे हैं तो दे भी देते हैं, ले भी लेते हैं, नहीं सब किताब पर अपने कुछ अपने लोगों के खाने के लिए अच्छी सुविधा हो जाती है। और मैंने जो सब्जी का जो प्रोडक्ट लगा रखा है उसमें अधिकतम मेरे जो मिलने वाले लोग ही आते हैं, और वो अपने आप चले जाते हैं और अपने घर के लिए ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शुद्ध सब्जी अपने यहाँ मिल रही है। तो इस तरह से एक व्यवसाय है जिसको आम आदमी कर सकता है, और हमारे इस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा चल रहा है ये। जी बिल्कुल। सर मेरा आपसे एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगी कि आपके लोग जो है क्षेत्र के आत्मनिर्भर भारत की हमने अभी बात की थी, आपकी तरफ से आपके क्षेत्र की तरफ से आत्मनिर्भर भारत बनाने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों ने निभाई है? देखो, आत्मनिर्भर मैंने अभी आपको बताया जी ना कि हम हर आदमी को काम देंगे, जी हर आदमी को योजना से जोड़ करके उसको काम दिया जाएगा। जब उसके पास काम होगा तो वो दो पैसे कमाएगा, और दो पैसे कमाएगा तो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। वही तो आत्मनिर्भर भारत है। हर आदमी को काम चाहिए, हर आदमी को कमाना चाहिए, और हर आदमी कमा तब पाएगा कि हम किसी न किसी माध्यम से उस आदमी को रोजगार दें। कहीं ना कहीं हम रोजगार दे सकते हैं, तो कोई प्राइवेट जॉब है, फैक्ट्रीज है, कृषि के क्षेत्र में है, सारी चीजें अगर हम ध्यान रख करके करते हैं तो हर आदमी को काम मिल जाएगा। तो उसको जब काम मिलेगा तो वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, दूसरे पे वो आश्रित है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि आदमी दूसरे पे आश्रित नहीं हो, पति भी कमाए और पत्नी पत्नी भी कमाए, वो भी अपने आप खड़ा हो जाएगा, पत्नी भी अपने, बेटा है तो बेटा भी अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तभी होगा जब तक हम हर आदमी अपने पाँव पे खड़ा होकर के कमाने का काम नहीं करेगा, तब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं हो सकता। और उसके लिए हम प्रशिक्षण भी दे रहे हैं लोगों को। हम बार बार जैसे हमारे कार्यक्रम होते हैं, मीटिंगें होती हैं, कुछ उद्घाटन वगैरह बड़े कार्यक्रम, उसमें हम युवाओं और सबको प्रेरित करते हैं। बहुत सारे लोग, हमारे गुजरात नज़दीक पड़ता है तो वहाँ चले जाते हैं, और वहाँ पर भी उनको पर डे 1,000 रुपये कमा लेते हैं। यहाँ भी हमारे ऐसे काम चल रहे हैं, कोई कारीगर बन गया, कोई अलग अलग तरह कारीगर, कोई इलेक्ट्रिशियन हो गया, कोई ये सैनिटरीज का हो गया, ऐसे लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। कोई हैंडपम्प का हो गया, कोई लाइट फिटिंग का। तो ये जो काम प्रशिक्षण ले करके लोग अपने आप जो जुड़ के कमा रहे हैं, तो ऐसे कामों में हम लोगों को जोड़ेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, और हर परिवार को उसके साथ हम प्रेरित करेंगे, तो धीरे 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 ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ जाएगा। और आपको बताऊं कि मैडम बहुत सारी योजना ऐसी है केंद्र सरकार की जो आदमी जानता है। अब विश्वकर्मा योजना इन्होंने अभी निकाली है, वो जैसे कोई मेसन का काम कर रहा है, कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई जूता बनाने का काम कर रहा है, तो कोई लकड़ी का काम कर रहा है, तो उसको 2 लाख तक बिना ब्याज का मिल रहा है। वैसे वो मजदूरी कर रहा है, एक मकान की दीवार चल रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कारीगर मेसन का काम करता है उसको भी सरकार 2 लाख रुपए दे रही है, उससे वो अधिक पैसा कमा करके वो पैसा भी भरे और आगे मजबूत बने। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, छोटी छोटी योजनाएं, जिसके बारे में आज मैं तो कह रहा हूँ कि मैं एमएलए होने के बाद भी मोदी जी की जितनी योजनाएं जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत युवाओं को, बेरोजगार को, माताओं को, बहनों को, बालक बालिकाओं को अपने पाँव पे खड़े होने की योजनाएं इतनी है जितना जितना हमें मौखिक नाम याद नहीं है। अगर वो लिस्ट लेके आप देखेंगे तो आप पता लगाएंगे, पता ही नहीं, हम भी नहीं बोल पाते। कोशिश करते हैं कि हम सारी योजनाएं बोले, हम जाते हैं मीटिंग में तो बोलेंगे और मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजना का हम बखान करें, लेकिन हम बोलते बोलते हम 4-5 पे जाकर हम भी अटक जाते हैं, ध्यान में दूसरी बातें आ जाती है। तो ये इतनी योजनाएं हैं कि आत्मनिर्भर भारत निश्चित रूप से बनेगा। और देखो आप, पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री हमारे हैं जिन्होंने हमारा 100 साल पूरे हो रहे हैं ना, 47 में आज़ादी। आज हम कितने हैं, आज हम 22-23 में चल रहे हैं, लेकिन 2047 का बजट हमारी सरकार ने उस विजन को देखा है कि भाई अभी जो पहला बजट हमारा आया है उसको ये ध्यान में रखा गया कि 2047 में हमारा राजस्थान कैसा होगा। मोदी जी का विजन है कि 2047 में हमारा देश कैसा बने। और आज देखते हैं, अब आज पूरे देश के अंदर आप देखिए कितने प्रधानमंत्री आपने देखे होंगे, सबका इतिहास आपको पता है। लेकिन आज जो भारत की जो पहचान हुई है, भारत आज जिस ऊंचाइयों पे पहुंचा है वो शायद इसके पहले कभी इतिहास में नहीं पहुंचा। आज देखिए हमारा एक एक वो विषय हुआ था जब गुजरात के अंदर गोधरा कांड हुआ था, और इस विषय को लेकर के मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, और वहां पर विदेशों से ये प्रतिबंध लगा दिया कि उनको अमेरिका जाने के लिए उनको
वीजा नहीं दिया जाए, और नहीं दी। लेकिन जब भी 14 के अंदर जब चुनाव होते हैं और भारत की देश की जनता ने एक ही तय कर लिया कि मोदी जी हमारे बड़े प्रधान होने चाहिए, तो चुनाव के बाद में जो अमेरिका मना कर रहा था कि हम नहीं देंगे, लेकिन रिजल्ट आने के पहले, प्रधानमंत्री आने के पहले अमेरिका ने मोदी जी को निमंत्रण भेजा। आपको पता होगा, नहीं होगा तो बहुत सारे लोग जानते हैं इस चीज को। उनको निमंत्रण भेजा कि आप भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले, और पहली यात्रा आप हमारे अमेरिका की करेंगे। और वो आज हमारे, आप इंदिरा गांधी को देखो, राजीव गांधी को देखो, कितने प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लगा करके लाल बहादुर शास्त्री, जितने प्रधानमंत्री, इनको देख लीजिए कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति कभी किसी को रिसीव करने के लिए नहीं जाता है। लेकिन पहली बार इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे जाता है। और आज देखिए, जो इनके विदेशों में जाते हैं मोदी जी, इनके जो सम्मेलन होते हैं, तो आज हमारे मोदी जी आगे चलते हैं, बाकी जितने राष्ट्राध्यक्ष पीछे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी इतनी बड़ी शक्ति है। आज देखिए यूक्रेन और रूस की कितने समय लड़ाई हो रही है, तो मैं बोल गया 2 साल हो गए शायद, ठीक है। आज दिन तक किसी ने इनके ऊपर नजर नहीं डाली, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं, बैठ के शांति का संदेश दे के आते हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में ये चला। कुछ लोगों ने आपत्ति भी करी, यूक्रेन ने भी किया, मोदी जी कैसे गए, लेकिन मोदी जी के वहां जाने से कुछ सुधार की उम्मीदें बनी है। तो एक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को खगाल दिया, और पूरे विश्व, और आपको पता है कि पहले सारे काम ऑफलाइन होते थे भारत में, लेकिन 14 के बाद सारी दुनिया को ऑनलाइन किया तो मोदी जी ने कर दिया, जिससे भ्रष्टाचार खत्म होने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया। आज आप, हर आदमी काम करेगा, उसके घर में उसके खाते में पैसे जा रहे हैं, और वो खाते से निकाल के अगर भ्रष्टाचार में दे रहा है तो वो तो उसकी गलती है। लेकिन वो एक काम कितना बड़ा हो गया, आप देखिए इस चीज को, कि गरीब महिला, लोग बैंक से डरते थे। हमारे वहां तो क्या होता था कि सेठ साहूकार होते थे, सबके अपने अपने सेठ हो गए, भाई ये सेठ साहूकार मेरे सामान लाना ले जाना, मैंने अनाज बेचा है तो मेरे पास 50,000 रुपये पड़े, वो घर में नहीं रखता था, वो साहूकार के वहां रख देता था, ये लो सेठ जी आपके पास रखना, और मेरे जो चाहिए तो मैं आपको ले जाऊंगा, ब्याज ब्याज कुछ नहीं। हमारे वहाँ ये प्रथा चलती थी कि अभी भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो बहुत कम हो गया अब। लेकिन वो बड़े सेठ साहूकार होते थे, बड़े व्यापारी होते थे, उनका एक ही काम था कि इसके पास 50,000 आया, बच्चा अहमदाबाद कमा के आ गया, बॉम्बे कमा के आ गया, कुवैत कमा गया, पैसा कहाँ है भाई, तो वो सेठ साहूकार के वहां रहता था। मोदी जी ने उस देश के हर आदमी को 13 से लगा करके ऑनलाइन जो व्यवस्था शुरू हुई, चाहे वो जंगल में रह रहा है, चाहे पहाड़ में रह रहा है, कि चाहे गुफा में रह रहा है, लेकिन उस आदमी को पकड़ करके बैंक तक ले जाने का काम किया, और आज उसको ऑनलाइन कर दिया, तो बैंकिंग के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी सुरक्षित रख रहा है वो। कितनी बड़ी बात है ये। तो ये काम कभी, देखो, आप और हम जानते ही नहीं थे, ऐसे ऐसे काम मोदी जी ने जो किए हैं और आज भी चल रहे हैं। और हमारा एक मूल उद्देश्य, हमारा जो अंतिम में आपको बताऊंगा, हमारा जो मन की जो इच्छा रहती है, हमारा जो लक्ष्य है, देखो हम शुरू से जब इस राजनीतिक में आए तो उस समय हम ये नहीं जानते थे कि हम कभी एमएलए बनेंगे या सरपंच बनेंगे या वार्ड पंच बनेंगे, ऐसा नहीं था। हम राजनीतिक में आने के पहले हमने जो काम किया, तो हमारा ये स्वार्थ नहीं था कि हम कभी सरपंच भी बन जाएंगे, ना हम कभी प्रधान बन जाएंगे, ना हम कभी पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, एमएलए, मिनिस्टर बने, ऐसा कोई वो सब्जेक्ट नहीं था। हमारा मूल सब्जेक्ट ये था कि भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाना, अखंड भारत का निर्माण करना, और भारत को विश्व गुरु बनाना। ये हमारे शुरुआती ये लक्ष्य थे, वो पहले भी थे, आज भी है, और आगे भी रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, भारत अखंड भारत बने, और भारत माता को परम वैभव तक पहुंचे। हम जो भारत को खंडित किया है, वो हमारे मन में हमेशा, हम एक बार तो दिन में जरूर सोचते हैं कि जिस भारत माता को जिसने खंडित किया है, उसको हम पुनः एक बार वापिस भारत में स्थापित करके दिखाना चाहते हैं। ये हमारा सपना है। हमारे जो अग्रज थे, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना, मूल लक्ष्य था। तो आज हमारा देश कहाँ से कहाँ चला जाता। इसलिए हमारा मूल उद्देश्य ये, एमएलए बन गए, हम मजे कर रहे हैं, या सरपंच बन जाएंगे, कल मंत्री बन गए, कल जिला प्रमुख, वो लक्ष्य, ये हमारा काम है कि हम उस पद पे जा रहे हैं, जनता हमको भेज रही है। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य तो वही है
कि हम जब तक हमारा विश्व गुरु भारत बनेगा तब जाके हम शांति से जिएंगे। और आज भी लोगों को, बच्चों को, सबको हम यही बताते हैं कि भाई भारत विश्व गुरु बनना चाहिए। और आपको लगता होगा अभी कि भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। धीरे 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 दूसरे देश भी समझ रहे हैं। आज हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा सुधार हुआ है। आज पड़ोस का चीन है, पाकिस्तान, इनकी हालत खराब हो रही है। पहले आप देखो कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी होती थी, हमारे लोग दर्शन करने के लिए जाते थे तो गाड़ियां टूट जाती थी, कितना बड़ा होता था। आज वहां पर कितनी बड़ी शांति होगी। वहाँ लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी, और आज आराम से एक साधारण आदमी भी वहाँ तिरंगा फहरा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और आपने देखा होगा अभी लद्दाख वगैरह के अंदर लोग सारे क्या कह रहे हैं, भारत में हमको जाना, हम भारत में रहना चाहते हैं। मोदी जी ने देखो कभी ऐसा नहीं करा कि क्रिश्चियन को नहीं मिले, मुस्लिम को नहीं मिले, बौद्ध को नहीं मिले, हिंदू को नहीं मिले, एसटी को नहीं मिले, ऐसा थोड़ी किया। सबको फायदा मिल रहा है। लेकिन ये लोग खाने के बाद भी भारत के विपरीत में इनके जो विचार बने हुए हैं, वो चीज हमें ठीक नहीं लग रही है। भाई आपको आवास भी मिल रहा है, आपको नल भी मिल रहा है, आपको बिजली जो हमको मिल रहा है, नल, पानी, बिजली, खेती, जो सब आदमी को मिल रहा है, सबको मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है। अरे तुम खा रहे हो और तुम फिर हमारे देश के खिलाफ, अगर तुम्हारे अंदर की आत्मा बोलेगी तो ऐसे लोगों को हम पसंद नहीं करेंगे, उनके खिलाफ हम हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं कि सारा मुसलमान खराब हो सकता है, सारा क्रिश्चियन खराब हो सकता है, ऐसा नहीं है। देशभक्त तो मुसलमान नहीं रहेगा। आपने देखो इतिहास पढ़ेंगे अपन तो बहुत सारे मोहम्मद में जो देशभक्त, राष्ट्रभक्त रहे हैं, उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। तो जो यहाँ का हमारा जो स्थानीय जो मूल भारत का जो मुसलमान है, वो कभी दंगे नहीं करता, वो कभी लड़ाइयाँ नहीं करता, वो हिंदुओं के साथ में, सभी के साथ में मिलजुल करके रहता है। ये तो जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति की, आज देखो रोहिंग्या आ रहे हैं, आज बांग्लादेशी आ रहे हैं, पाकिस्तानी घुसपैठी आ रहे हैं। इन लोगों ने क्या है कि यहाँ अपने देश में आकर के शरण ले ली। और यहाँ के जो मूल जो मुस्लिम है, उसमें से कुछ लोग ऐसे हो गए जो उनको शरण देना लग गए। बाकी तो यहाँ का जो स्थानीय मुसलमान है, मेरे यहाँ में आपको बता दो, मेरे गढ़ी क्षेत्र की मैं बहुत बड़ी तारीफ करता हूँ। वहां पर गढ़ी एक मेरा ऐसा गांव है, परतापुर के अंदर बाहर से लोग आए, कभी कभी दंगा हो जाता है, लेकिन गढ़ी एक ऐसा गांव है कि आज दिन तक वहाँ स्थानीय मुसलमान के अलावा कोई भी वहाँ बसा नहीं। उनकी मस्जिद में स्थानीय लोगों के अलावा दूसरे कोई बाहर से आए उसकी रसीद भी नहीं कटी। आप आओ नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन आपको यहाँ मंदिर की मस्जिद में आपको सदस्यता नहीं दी जाएगी कि भाई आप रसीद कटवा के सदस्य बनोगे। भले हमारा गढ़ी, प्रतापपुर कहीं का भी हो आसपास है, लेकिन इनका एक हमारा सारा मॉनिटरिंग हमारी रहेगी। आप आइए, नमाज पढ़िए, मस्जिद है, सबकी है। तो देखो आज दिन तक गढ़ी में कभी हमारा हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। सब मिल करके रहते हैं, एक साथ घूमते हैं, हमारे त्योहार हम वो आते हैं, मुझे भी बुलाते हैं, मैं भी जाता हूँ। इतना स्नेह बना हुआ सबका। तो देखो वो कहीं ना कहीं वो स्थानीय मूल जो यहाँ के हैं, इसलिए इनके मन में हमारे सभी लोगों के साथ में रहने की इनकी भावनाएं हैं। ये चीजें होती हैं, परंतु अपना तो जो मूल उद्देश्य है, बस दो तीन बातें हैं जो आपको मैंने बता दी कि अपना तो भारत माता की जय है, और भारत माता को हम परम वैभव तक पहुंचाएंगे। विश्व गुरु बनते हुए हम देखना चाहते हैं। तो विश्व गुरु बन जाएगा तो फिर अखंड भारत वैसे ही बन जाएगा, क्योंकि जितने भी टूट टूट के गए हैं सबको फिर मोदी जैसा हमारे नेता हैं, बेटे हैं, सबको घेर के वापस भारत में ले आएंगे। ऐसा है सपना, उसको आप और हम सब ऐसा प्रयास करें, मन में सभी लोग सोचें। जो भी अपने इस देश के, हम पैदाइश से हमारा मन में एक सपना ये होना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं। भारत माँ को विश्व गुरु बनाने में हमारी क्या ताकत है, लेकिन विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे मन में भावना होनी चाहिए, अंदर ये होना चाहिए कि मेरा भारत विश्व गुरु बनना चाहिए। तो वो शक्ति है, आराम से ऊपर भगवान है, अपने देवी देवता के पास हमारी जो मन की वेदना उनके पास जाएगी, और उस शक्ति से भारत माता परम वैभव तक पहुंचेगी। अखंड भारत का निर्माण वो करे। पर हम सोचेंगे नहीं देश के बारे में कभी। हम खा रहे हैं, हम पैदा हुए, तो हमें हर आदमी को सोचना चाहिए कि यार अखंड भारत बनना चाहिए, बस इतना ही करना है। देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में हर भारतवासी अगर सोचने ही लग जाए मन में कि मुझे तो भारत, अखंड भारत को देखना है, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी, इस अखंड भारत को बनाने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और मैं हर आदमी को यही कहता हूँ, भैया आपने 24 घंटे में सोते समय एक बार मन में ये तय कर लो कि भारत अखंड भारत बनना चाहिए, विश्व गुरु बनना चाहिए।
भारत माता परम वैभव प्रपंच, इतना मन में सोचने की आवश्यकता है। ये विचार जो हमारे अगर आम आदमी के बदल जाएंगे तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होने वाला है। तो मैं तो आपसे भी कहूंगा कि जहाँ कहीं भी आपको ऐसी बात करने का मौका मिले, अवसर मिलता है, तो आपको ये बात हमारी रखनी चाहिए कि इस चीज को हम कैसे प्राप्त करेंगे। ये भी आपका एक प्रश्न है। कई सारे विधायकों से आप मिलोगे, पक्ष विपक्ष से मिलोगे, लेकिन आप इनसे प्रश्न करोगे कि भारत माता को परम वैभव तक आप कैसे पहुंचाओगे, अखंड भारत के निर्माण के बारे में आपका क्या कहना है, तो आप बहुत सारी चीजें आपके पास आएगी। जैसे हमने आपको दी, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने आएगी और आपको एक नया अध्याय मिल रहा है। मानो आप इस चीज को, आपने कई लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे, लेकिन शायद ये बात आपको किसी ने कही नहीं कही, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा है। और आगे और समय है, हम सब मिल करके, आपका विजन है, अच्छा है, और मुझे भी अच्छा लगा आपके विजन को देख करके। तो आप और हम सब मिल करके आपके विजन को हम आगे भी बढ़ाएंगे, और जहाँ हमारी आवश्यकता हो निश्चित रूप से आप हमें अपनी बात को रखना। समय समय पर आपसे बिल्कुल हम मुलाकात करते हुए आप और हम सब आगे बढ़े, और बस वही अखंड भारत मन मैं में। लास्ट आपकी तरफ से आप अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप उनके लिए? मेरे क्षेत्र के लिए तो मैं सभी तरह से गढ़ी विधानसभा को, बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा है, ठीक है, और लोकसभा के अंदर हमारी 8 विधानसभा, 3 डूंगरपुर की आती है। मेरा एक ही सपना है कि मैं इन 8 विधानसभाओं में से गढ़ी विधानसभा को विकसित बनाना चाहता हूँ, एक मॉडल विधानसभा बनाना चाहता हूँ। मॉडल विधानसभा का मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहे। 100% तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम मॉडल विधानसभा की, आप अभी एक बार आओ और बांसवाड़ा में पूछो कि यार सबसे बढ़िया विधानसभा कौन सी है, तो आप एक बार आप मन में करोगे कि नहीं मेरे को तो बांसवाड़ा, तो यार गढ़ी विधानसभा का क्षेत्र देख लेते हैं कैसा है भाई, क्या मॉडल बना कि नहीं बना। तो आपको वहां आने से लगना चाहिए कि वहाँ यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, जो भी आवश्यक है आम आदमी की, किसान की, वो सारी चीजें परिपूर्ण से आपको देखने को मिलेगी। तो आप भी मुझे कहोगे कि नहीं आपने अपना काम पूरा कर दिया। और ये ही मेरा सपना है कि मैं गढ़ी विधानसभा को एक मॉडल, एक नया मॉडल, और एक अच्छी और एक विकसित, शिक्षित और स्वस्थ और स्वच्छ विधानसभा बने, ये मेरा एक लक्ष्य है, और उसमें मैं बिल्कुल लगा हुआ हूँ, और बहुत जल्दी हम उसका रिजल्ट प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। तो ये थे हमारे साथ गढ़ी विधानसभा के विधायक कैलाश जी, जिन्होंने अपने विचारों के बारे में बताया, अपने क्षेत्र के बारे में बताया, और बजट में क्या कुछ जनता के लिए दिया गया है सरकार की तरफ से, वो सारी चीजें इन्होंने स्पष्ट तरीके से हमें बताई। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे एक नए विधायक के साथ, एक नए क्षेत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।